हमने हैमस्ट्रिंग मसल की इंजरी के बारे में स्पेशली बहुत सारे स्पोर्ट्स में सुना है कि हैमस्ट्रिंग मसल की इंजरी हो गई है, हैमस्ट्रिंग मसल खिंच गई है। तो क्या होती है ये हैमस्ट्रिंग मसल और कैसी इंजरी होती है और कैसे उसे ठीक किया जाता है? तो हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती हैं वो थाई के पिछले हिस्से में होने वाली मसल्स को बोला जाता है। तो देखा जाए ये एक मसल नहीं होती है, ये 3 मसल्स मिलके हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं। ये मसल्स होती हैं जो कि बाइसेप्स फीमोरिस मसल बोली जाती है एक, इसके साथ साथ सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस मसल्स होती हैं। और ये मसल्स, इनका पहला वाला हिस्सा जो होता है वो हिप जॉइंट के पास ऊपर पेल्विक बोन में जुड़ा हुआ होता है। एक जगह होती है इस्चियल ट्यूब्रोसिटी, वहां पे ये अटैच होती हैं तीनों की तीनों मसल्स, और नीचे आके नी के दोनों हिस्से की तरफ ये जुड़ जाती हैं। यानी कि इतनी लंबी मसल होती हैं ये, जो हिप जॉइंट से स्टार्ट होके नी जॉइंट तक जाती हैं, यानी पूरी थाई को कवर करती हैं, बैक ऑफ थाई को कवर करती हैं। हिप जॉइंट के पास बहुत सारी और भी मसल्स होती हैं, जैसे एक मेजर मसल होती है ग्लूटियल मसल्स। उनमें भी जो ग्लूटियल मैक्सिमस मसल होती है, उसका जो निचला वाला हिस्सा होता है वो इसकी ओरिजिन, हैमस्ट्रिंग मसल की ओरिजिन को कवर करके रखता है, ढक के रखता है। इस मसल के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व होती है जिसे हम शाटिक नर्व बोलते हैं, जिसके नाम पे ही शाटिका नाम का पेन बना हुआ है। तो शाटिक नर्व भी इस मसल के साथ साथ चलती है, और साथ ही साथ शाटिक नर्व इस पूरी मसल को सप्लाई करती है, इसकी मसल्स के अलग अलग हिस्सों को सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई। मेन जो काम होता है इस पूरी हैमस्ट्रिंग मसल का होता है वो घुटने के जोड़ को मोड़ने का होता है, और हिप जॉइंट को वो बॉडी से पीछे की तरफ ले जाने का काम करती है। तो नी जॉइंट पे इसका काम होता है मोड़ना यानी फ्लेक्शन, और हिप जॉइंट पे जोड़ को पीछे की तरफ, थाई को पीछे की तरफ ले जाना, जिसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं नीचे ऊपर हिप से शुरू होती है और नीचे नी जॉइंट पे आके खत्म होती है। बाइसेप फीमोरिस जो होती है वो बॉडी के आउटर साइड पे जाती है, नी के आउटर साइड पे जाती है, जिसको हम लैटरल साइड बोलते हैं। और लेटरल साइड पे भी जाके वहां नीचे लेग में एक बोन होती है फिबुला, उस पे जाके ये लग जाती है, चिपक जाती है। और जहां पे जाके लगती है उसके जस्ट पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व जो शाटिक नर्व थी, उसका एक पार्ट होता है जिसको हम कॉमन पेरोनियल नर्व बोलते हैं, वो उसके पीछे से जाती है। ये इंपॉर्टेंट नर्व इसलिए होती है कि अगर इस पे किसी प्रकार की चोट लग जाए तो फुट ड्रॉप हो जाता है, पैर के अंदर मूवमेंट ऊपर की तरफ आना बंद हो जाता है, जिसको हम फुट ड्रॉप बोलते हैं, पैर नीचे की तरफ ही लटका रहेगा। तो जब कभी इस इंजरी की बात करते हैं तो इस नर्व के बारे में, शाटिक नर्व से लेकर कॉमन पेरोनियल नर्व तक, हमें ध्यान रखना पड़ता है इसकी ट्रीटमेंट में, स्पेशली सर्जिकल ट्रीटमेंट में। थाई बोन में नीचे से ही एक छोटी सी मसल और होती है, उसको भी हम बाइसेप्स फीमोरिस बोलते हैं। वो भी थाई से निकल के नी जॉइंट में वहीं जाके लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स से अटैच हो जाती है। वहीं जो दूसरी दो मसल्स थी हमारी, सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडिनोसस, ये दोनों मसल्स जो होती हैं इनका निचला हिस्सा नीचे लेग पे टिबिया नामक बोन के मीडियल पार्ट पे पीछे की तरफ जाके लग जाता है। तो एक तरीके से ये दोनों मसल्स, बाइसेप फीमोरिस बाहर की तरफ और सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडिनोसस अंदर की तरफ लगती हैं और नी जॉइंट को बैलेंस करके रखती हैं। जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं उनके अंदर हैमस्ट्रिंग की मसल की इंजरी बहुत ज्यादा कॉमन होती है। वो इंजरी अलग अलग तरीके की हो सकती है, कि बहुत लंबे समय तक रहने वाला पेन हो सकता है। ज्यादातर जो स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं वो इंजरी तब होती है कि हम ऐसे मूवमेंट पे अगर हैं जो कि हैमस्ट्रिंग मसल के फंक्शन के जस्ट अपोजिट है। यानी कि हमने बात की थी कि हिप जॉइंट नॉर्मली हैमस्ट्रिंग मसल पीछे की तरफ ले जाती हैं। तो अगर हम हिप जॉइंट को आगे की तरफ ला रहे हैं किसी भी एक्टिविटी में, चाहे फुटबॉल में किक मारते समय, और बहुत लंबी अगर हमारी थाई आगे की तरफ चली जाती है, तो उससे फ्लेक्शन मूवमेंट बोलते हैं हिप का, और वो मूवमेंट ज्यादा होने पे हैमस्ट्रिंग मसल खिंच सकती है। या फिर नी जॉइंट अगर उसके साथ साथ सीधा है, जैसे कि एक लंबी किक मार रहे हैं, आप इमेजिन करके देखिए कि आप एक किक मार रहे हैं और अगर वो किक आपके बॉडी के 90 डिग्री से ऊपर की तरफ अगर जा रही है, तो इसके अंदर हैमस्ट्रिंग मसल पे खिंचाव आता है। तो ऐसी किसी भी इंजरी में जहां आपकी थाई या आपका लोअर लिम्ब आगे की तरफ चला जाए और घुटना पूरा सीधा रहे, तो उसमें हैमस्ट्रिंग मसल खिंच जाती है और उसके अंदर इंजरी हो जाती है। तो एक तो ये बहुत ही कॉमन रीजन है जो स्पोर्ट्स में होता है, जहां पे आप इस तरीके के मूवमेंट करते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आपको पहले भी अगर हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई है, तो दोबारा उस इंजरी का होना, अगर आप सेम वही मूवमेंट करते हैं जिससे हैमस्ट्रिंग मसल पे जोर पड़ता है, तो दोबारा इंजरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि अगर किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप मसल को बिना वार्म अप करे सडनली अगर भागेंगे दौड़ेंगे तो उस मसल के ऊपर ज्यादा स्ट्रेच पड़ेगा और हैमस्ट्रिंग मसल की इंजरी हो जाएगी। मेन बात यही होती है कि जो हैमस्ट्रिंग मसल का काम है, अगर आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में मसल को खींचेंगे तो मसल लंबी हो जाती है, लेंथेंड हो जाती है और उस पर खिंचाव पड़ने से टीयर हो जाता है, जो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। या तो माइनर टीयर हुआ जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एक दो दिन आपने मेडिसिन खाई, रेस्ट की और ठीक हो गए, या मसल पूरी ना टूट के थोड़ी सी टूट गई हो जिसे हम पार्शियल टीयर बोलते हैं, या पूरी की पूरी मसल या टेंडन या जिस अटैचमेंट पे मसल लगी हुई होती है वो बोन के चिप को लेके टूट जाए, तो ये कोई सी भी चीज पॉसिबल हो सकती है। ये अलग अलग ग्रेडिंग है इंजरी की, जिससे हमें पता लग जाता है कि कितनी सीवियर इंजरी है। अगर पूरी मसल टूट रही है तो वो बड़ी इंजरी मानी जाती है। नॉर्मली जो मसल का आखिरी हिस्सा होता है उसको हम टेंडन बोलते हैं। तो हैमस्ट्रिंग मसल का टेंडन हिप जॉइंट पे जिस जगह इस्चियम बोन पे लगा हुआ होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, तो ऐसे पैर के खींचने पे वो टेंडन तो कम टूटता है, ज्यादातर केसेस में मसल ही टूट जाती है। तो मसल का रप्चर होता है प्राइमरीली, टेंडन का रप्चर नहीं होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इतना जोर का खिंचाव पड़ता है कि मसल तो नहीं टूटी पर जो टेंडन वाला हिस्सा है, यानी कि हमने बात की थी मसल के आखिरी हिस्से को टेंडन बोलते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल के आखिरी पार्ट को हैमस्ट्रिंग का टेंडन बोलते हैं, और ये टेंडन वाला हिस्सा बोन से जुड़ा होता है। तो जब ज्यादा खिंचाव पड़ता है तो वो टेंडन बोन का चिप लेके टूट जाता है, जो कि हमें एक्सरे में भी दिख जाता है, तो हमें पता चल जाता है ये बहुत काफी सीवियर इंजरी है। नॉर्मली इस तरीके की इंजरी यंग पेशेंट में ज्यादा देखी जाती है क्योंकि उनकी मसल कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो मसल तो रप्चर हो नहीं पाती है, पर वो टेंडन पे इतना जोर पड़ता है कि टेंडन भी नहीं टूटता है, पर टेंडन बोन को तोड़ देता है, तो बोन के साथ साथ अवल्जन फ्रैक्चर हो जाता है। तो जैसा कि हमने पहले कहा था कि अगर वो माइनर सा टीयर है तो वो रेस्ट के साथ, मेडिसिन के साथ अपने आप ही हील कर जाता है, अगर हम ऐसी एक्टिविटी दोबारा से ना करें जिनसे हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव पड़ेगा। साथ ही कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे दें, सिकाई कर दें, हॉट फर्मेंटेशन, शुरुआत में आइस फर्मेंटेशन भी किया जा सकता है फर्स्ट 48 आवर्स के लिए। उसके साथ साथ एनासिड यानी एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, एंजाइम यानी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, रूटोसाइड, ब्रोमोलिन कॉम्बिनेशन। इंजरी के टाइम पे हम ये भी चेक करते हैं कि एक तो पूरा उस पार्ट को एक्सपोज करना देखना जरूरी है, ट्राउजर उतार के देखा जाए, और उस जगह हम देखते हैं कि वहां पूरा एक्इमोसिस हो रखा है, यानी रेड रेड कलर का पूरा एक पैच बना हुआ है। वो रेड बेसिकली ब्लड जो उस समय इंजरी में होता है, मसल की इंजरी से वो ब्लड स्किन के नीचे दिखता है, तो वो ऐसा दिखता है। साथ ही साथ हम दबा के देखेंगे तो उस हिस्से में हमें एक कमी दिखेगी, ऐसा लगेगा कि कुछ चीज टूट गई है और एक गैप बन गया है। पेशेंट को शार्प बैक पेन होता है बैक ऑफ थाई के अंदर, जिससे तुरंत पता चल जाता है जब इस तरीके की इंजरी होती है। उसके बाद में हम उस जगह को दबा के चेक कर सकते हैं। नॉर्मली तो हमें क्लिनिकल चेक करने पे भी पता लग जाता है कि ये हैमस्ट्रिंग की मसल की इंजरी है, फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए हम एमआरआई कराते हैं, जिससे ये डायग्नोसिस हमारी कंफर्म हो जाती है। जैसा कि हमने बात की थी कि ज्यादातर केसेस में हम पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, पहले 48 घंटे में आइस लगाने के लिए बोलते हैं, बाद में हॉट कंप्रेशन कर सकते हैं, एक क्रैप बैंडेज टाइप की कंप्रेशन बैंडेज बांधी जा सकती है हिप जॉइंट पे और उस एरिया के ऊपर, पैर को ऊंचा रखने के लिए बोला जाता है, 1 या 1.5 महीने के लिए बोलते हैं कि इस पे ज्यादा वेट ना डाले उस पैर के ऊपर, और उसके बाद में जब वो ठीक हो जाता है पेशेंट तो कुछ एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं रिहैबिलिटेशन के लिए। पहले ही इंस्टेंस पे सर्जरी की बात उन केसेस में बनती है जहां पूरी की पूरी मसल टूट जाए और पेशेंट हाई डिमांड है, उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तभी वो नॉर्मल फंक्शन बाद में कर पाएगा। सर्जरी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लेट आप डिसीजन लेंगे तब तक वो जो टेंडन अपनी जगह से या मसल पीछे की तरफ रिट्रैक्ट कर जाती है, उसको खींच के वापस उसकी जगह पे लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली अच्छे फाइबर सूचर एंकर्स के साथ साथ लगाए जाते हैं, फाइबर सूचर्स लगाए जाते हैं, और उसके लिए स्पेसिफिक पोजीशन में उनको वापस मसल को खींच के वहां पर लगाया जाता है। लेट करने पे मसल को खींचा नहीं जा सकता, तब प्रॉब्लम होती है। एक प्लेयर के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि इस प्रकार की इंजरी जहां पूरी मसल टूट जाती है उनको रिपेयर करके वापस से पहले जैसे लेवल पे आने में काफी लंबा समय लग जाता है, 4, 5, 6 महीने तक लग जाते हैं, और वो भी तब जबकि आप बहुत अच्छे से रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी कर रहे हो ठीक होने के बाद।